एमडी कैट केमिस्ट्री पार्ट 2 और आप पढ़ रहे हो डेरिवेटिव ऑफ वाटर। डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि वाटर में ऑक्सीजन की दोनों तरफ दो हाइड्रोजन होते हैं और दो लॉन पेयर होते हैं। दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स डेवलप होते हैं। एक, जब ऑक्सीजन की एक तरफ आर ग्रुप आ जाए और एक तरफ हाइड्रोजन और दो लॉन पेयर मौजूद हो, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अल्कोहल। और जब एक तरफ फिनाइल आ जाए और एक तरफ हाइड्रोजन ही हो, दो लॉन पेयर हो, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फिनोल। और अगर ऑक्सीजन की दोनों तरफ आर ग्रुप आ जाए तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ईथर। अच्छा, अब अगर चारों क्वेश्चन में आए, बड़ा अच्छा एमसीक्यू है ये कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, चारों में से तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? वाटर। और दूसरे नंबर पे अल्कोहल, और तीसरे नंबर पे फिनोल, और चौथे नंबर पे ईथर। और इसकी वजह पूछी जा सकती है। वजह तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे इट इज जस्ट लाइक अ मिसल। मिसल, MISCLL, मिसल मतलब इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि दैट इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो बड़ी आसानी से, बिल्कुल छोटे छोटे दो एटम लगे हुए, बड़ी आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पोलर। इसकी एक तरफ आर आ गए, अल्कोहल मतलब मिथाइल हो तो ये अच्छा पोलर होगा, एथेनॉल हो तो ये उससे कम पोलर होगा। वैसे एथेनॉल का बड़ा डिफरेंट सा केस है, वो सबसे ज्यादा पोलर होता है, मेथेनॉल से भी ज्यादा पोलर होता है, मेथेनॉल से भी ज्यादा पोलर एथेनॉल होता है। फिर प्रोपेनॉल होगा तो कम पोलर, ब्यूटेनॉल होगा तो कम। मतलब जितना आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतनी पोलैरिटी कम होती जाएगी। मतलब इन सिंपल वर्ड, लोअर अल्कोहल्स आर मोर पोलर, और ये और ज्यादा कम पोलर हो जाएगा क्योंकि आर ग्रुप आ जाएगा, विच इज फिनाइल बेंजीन आ जाएगा, तो ये ज्यादा नॉन पोलर हो जाएगा। लिहाजा ये दोनों तरफ से आर ग्रुप के साथ इम्बेड हो गया। ऑक्सीजन दोनों आर ग्रुप, दोनों बल्कि ग्रुप के दरमियान धंसा जा चुका है, तो पोलैरिटी सफिशिएंटली रिड्यूस हो जाएगी। तो आपके सिलेबस में इसका नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में आप लोग कहते हो कि अल्कोहल को आप तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हो, तीन कैटेगरी के अंदर। एक, जब OH एक ऐसे कार्बन से लिंक हो जो आगे फर्दर किसी से भी लिंक ना हो, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। या हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हो जो आगे फर्दर सिर्फ एक कार्बन से लिंक हो, तो आप इन्हें बोलते हो प्राइमरी अल्कोहल्स। और प्राइमरी अल्कोहल को 1 से लिखते हो, 1 OH। इसे सिंपल वर्ड में लिखोगे 1 OH, दैट मीन प्राइमरी अल्कोहल। मेथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल, एथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल। और अगर OH एक ऐसे कार्बन से लगा हो जो आगे फर्दर दो कार्बन के साथ लिंक हो, तो आप इसे बोलते हो सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दैट इज रिटन एज 2 OH। और इसका IUPAC नेम होगा 1, 2, 3। इट इज कॉल्ड एज 2-प्रोपेनॉल। 2-प्रोपेनॉल ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर OH एक ऐसे कार्बन से लगा हो जो आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ लिंक हो, तो तब हम इसे बोलते हैं टर्शरी
अल्कोहल, और ये टर्शरी अल्कोहल को आप लिखोगे 3 नॉट ओल लिख सकते हो, ओल या 3 नॉट OH, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज 2-methyl 2-propanol। मतलब ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के होते हैं। अब इनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आप इनकी ऑक्सीडेशन करके दिखाइए, इन अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके दिखाइए। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट along with sulfuric acid. So this one is going to form methanol, that is also going to be called as formaldehyde. ये methanol बनाएगा या आप इसे बोलते हो formaldehyde। और जब एथेनॉल हो तो एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे जब, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 and O7 and sulfuric acid. So this is going to form CH3COOH with water. This is going to be called as ethanol या आप इसे बोलते हो एस्टल्डिहाइड। और जब आपको सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे अगेन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 and sulfuric acid, तो ये आपको बनाएगा CH3 C double bond O CH3 along with water. This is going to be called as acetone. और अगर आप टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप जानते हो कि इसकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। और इसमें लॉजिक क्या होता है भला? लॉजिक ये होता है कि ऑक्सीडेशन होने के लिए अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देखिए अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा that will not undergo oxidation, and rather than oxidation that will undergo elimination reaction. ये अपना elimination reaction परफॉर्म करता है जिसमें OH निकलेगा अल्फा कार्बन से, और किसी भी बीटा कार्बन से 3 बीटा कार्बन है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। लाइक आप वहां से निकाल देते हो तो ये बचा CH2 डबल बॉन्डेड CH3 with CH3, this is carbon 1 2 3, तो आपसे बोलोगे 2-methyl 1-propene, या इसे बोलते हो आप आइसोब्यूटाइलीन। तो वी आर गोइंग टू रिवाइज कि अगर प्राइमरी अल्कोहल होना ऑक्सीडाइज हो जाता है कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो, कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा, और अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दैट विल अंडरगो एलिमिनेशन और ए अल्कीन टाइप प्रोडक्ट बनेगा। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो उस डिस्टिंग्विश टेस्ट को आप बोलते हो लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट में हमें पता चलता है, एक तो इनकी प्रेजेंस का पता चलता है क्योंकि ऑयली लेयर बनती है, और दूसरा इनकी टाइप का भी पता चलता है क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन है। जैसे अगर आप इसके अंदर टर्शरी अल्कोहल के अंदर आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो तो इमीडिएटली फौरन विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम इट विल फॉर्म ऑयली लेयर। ये फौरन एक ऑयली लेयर बनाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू लुकास टेस्ट इट विल आइडेंटिफाई कि हमारे पास टर्शरी अल्कोहल मौजूद है। और अगर आप इसके अंदर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, लेकिन ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद एक ऑयली लेयर बनाए, तो नाउ
यू विल कॉल कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर ये ऑयली लेयर बनाए, बट इसको ऑयली लेयर बनाने के लिए 10 से 15 मिनट और हीटिंग भी चाहिए हो, तो तब आप इसे बोलोगे कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो इन अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास टेस्ट, और अल्कोहल्स को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए भी लुकास टेस्ट, दैट इज टाइम डिपेंडेंट। जो फॉरेन रिएक्शन दे देगा ना वो टर्शियरी अल्कोहल। और वजह क्या भला? वजह ये कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होता है, और प्राइमरी अल्कोहल बहुत कम रिएक्टिव होता है अगेंस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है कि जो ऑयली लेयर बनती है ये असल में होती क्या है? ये ऑयली लेयर क्या होती है? जैसे अब आपने इसके अंदर जिंक और HCl डाला तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। अब इसको आप ऑयली लेयर क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि ये जो अल्कोहल होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? तो जब ये वाटर के अंदर मौजूद होते हैं तो इनकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, मतलब सारा सॉल्युबलाइज होता है। लेकिन जैसे ही अल्काइल हैलाइड बनेंगे तो अल्काइल हैलाइड नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर। जब ये नॉन पोलर हैं तो दे विल नॉट बी सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर, और जब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तो सॉल्युबल ना होने की वजह से वी आर गोइंग टू कॉल इट ऑयली लेयर। अब हम लोग प्रेपरेशन ऑफ मेथेनॉल का जिक्र करते हैं। तो मेथेनॉल को बनाने के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिन्हें आप वाटर गैसेस बोलते हो। वाटर गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों वाटर में हल हो जाती है। इनको वाटर गैसेस को जब जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो दे विल प्रोड्यूस मेथेनॉल, also called as methyl alcohol, and commercially it is called as wood spirit. Methanol is also called as wood spirit। और ये वाटर गैसेस क्यों हैं? क्योंकि ये स्लाइटली पोलर होते हैं, और पोलर होने की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज्ड हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई गोइंग टू बी कॉल्ड एज वाटर गैसेस। तो एथेनॉल को आप बोलते हो पावर of alcohol, it is going to be called as power of alcohol, क्योंकि हम जो अक्सर फूड खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली ग्लूकोज हमारी बॉडी में एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। हेंस द फ्यूल ऑफ बॉडी, द पावर ऑफ बॉडी इज एथेनॉल। अल्कोहल में कन्वर्ट होता है सब कुछ। लाइक अगर आपके पास मौजूद हो सुक्रोज, which is C12H22O11। तो in presence of invertase enzyme along with yeast, it will form glucose and fructose। और जब आप ग्लूकोज को लो C6H12O6, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसके अंदर एल्डिहाइड होता है और इसके अंदर कीटोन होता है। तो ग्लूकोज जब लोगे इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम अलोंग विद यीस्ट, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस फ्रॉम सुक्रोज। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च। ग्रेन्स वगैरह को फ्रूट्स के अंदर जो मौजूद होती है शुगर, वो बेसिकली सुक्रोज होती है, लेकिन जो स्टार्च है ये ग्रेन्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। तो आप कह रहे हो स्टार्च है C6H10O5N, that is going to connect with N water molecule in presence of
diastase enzyme and yeast, it will form maltose. And when maltose is given to maltase enzyme in presence of yeast, it will form glucose, and eventually glucose again, which is C6H12O6, is subjected to zymase enzyme and yeast. It will form ethanol along with water. This is going to be called as fermentation. और fermentation के लिए solution का dilute होना जरूरी होता है. अगर solution concentrated हो, जैसे आप लोगों को पता है कि पुराने वक्तों में मुरब्बा जात या अचार कैसे महफूज किए जाते थे, उसके अंदर ज्यादा शुगर या ज्यादा साल्ट डाल देते थे, तो तब फर्मेंटेशन नहीं होती. इनका डाइल्यूट होना पहली शर्त. दूसरा, इनके अंदर माइक्रोब्स का ग्रो करना भी जरूरी है. और तीसरा, एयर का होना भी जरूरी है. और चौथा, स्मॉल अमाउंट के अंदर इसको माइक्रोब्स प्रोड्यूस कराना इसके अंदर वो जरूरी है. और इसके साथ ही इनके अंदर फर्मेंटेशन होने के लिए रूम टेम्परेचर का होना भी जरूरी है. और इन तमाम प्रोसेस के बाद जो अल्कोहल हम हासिल करते हैं, इन तमाम मेथड्स के बाद हम जो अल्कोहल हासिल करते हैं, दैट इज ओनली 12%. और इसे प्रोसीड करके हम 14% पे ले जाते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जाने के बाद, इस कंसंट्रेशन पर जाने के बाद एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं. तो इससे ज्यादा नेचुरली एथेनॉल नहीं बन सकती. तो फिर अगर हमने बनानी हो, फिर हम क्या करते हैं, हम इन 14% को बार बार डिस्टिलेट करते हैं, मतलब इनकी डिस्टिलेशन करते हैं. और डिस्टिलेशन के नतीजे में वी कैन ऑब्टेन 95% एथेनॉल, एंड 95% एथेनॉल इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट. और इसकी कंसंट्रेशन को अगर मजीद बढ़ाना हो तो हमें इसके अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना होगा. एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लाइक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, दैट विल प्रोड्यूस 100% एथेनॉल. एंड 100% एथेनॉल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल. अब ये जो अल्कोहल है ना, दैट इज इंडीड द बिग अचीवमेंट ऑफ अल्कोहल इज कि दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल. ये जो एथेनॉल है ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूएंट है. लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है. मसला ये है कि इसे ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जा सकता है. मतलब जब लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाएंगे और वो पेट्रोल एथेनॉल होगा, तो लोग गाड़ियों में भी डलवाएंगे और बोतलों में भी डलवाएंगे. तो इसको रोकने के लिए हमें इसको डीनेचर करना होता है. 10% मेथेनॉल या फिर दैट इज डन बाय 5% पायरिडीन या एसीटोन, इनको डाल देने से एथेनॉल ड्रिंकेबल नहीं रहता. तो दैट इज अ डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल. और अल्कोहल के रिएक्शंस बड़े खास हैं. अल्कोहल के रिएक्शंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन इज इलेक्ट्रोफिलिक, वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम. अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी देखो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मेथेनॉल, और इसके बाद होगा एथेनॉल, और इसके बाद होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और लीस्ट रिएक्टिव होगा टर्शरी अल्कोहल. अब ये बोर्ड तोड़ना सबसे आसान होगा मेथेनॉल के अंदर, और उसके बाद ही होगा एथेनॉल के अंदर, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल में, और अल्टीमेटली टर्शरी अल्कोहल में. और ये कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम ये देख पाते हैं? तो नंबर 1, आप लोग अगर इस मेथेनॉल को सोडियम के साथ मिला दो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओ,
तो इट विल फॉर्म मेथ ऑक्साइड, दिस इज सोडियम मेथ ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और दूसरा, जब आप इस अल्कोहल को किसी एसिड लाइक एसिटिक एसिड के साथ मिलाते हो, तो अल्कोहल का H निकलेगा और एसिड का OH निकलेगा। मतलब अल्कोहल के लिहाज से इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एसिड के लिहाज से इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नतीजे के तौर पे बनेगा एस्टर। और इसी तरह अगर आप इस अल्कोहल को, लाइक आपके पास है मेथेनॉल, आप इसे किसी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से मिला दो। अल्काइल हम सपोज कर लेते हैं कि मिथाइल है, तो मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ मीथेन बना देगा और बाकी बचेगा मैग्नीशियम विद हैलोजन एंड मिथॉक्सी ग्रुप। तो दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और अगर इसके हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कहानी कुछ और। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टर्शियरी अल्कोहल जो होगा, टर्शियरी अल्कोहल ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिस वन इज टर्शियरी अल्कोहल, CH3 along with OH। ये बॉन्ड टूटना बड़ा आसान, दैट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका लॉजिक बड़ा टेक्निकल है। और ये आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल, ये बॉन्ड टूटना सबसे मुश्किल, ये टूटना आसान, और ये टूटना बड़ा ही आसान, क्योंकि दैट विल फॉर्म अ वेरी स्टेबल कार्बोकैटाइन। इससे जो कार्बोकैटाइन बनेगा ना, मतलब इसके जाने के बाद जो C पॉजिटिव बनेगा, जो कार्बोकैटाइन बनेगा, ये बड़ा स्टेबल है। और सेकेंडरी का कार्बोकैटाइन कम स्टेबल है, और प्राइमरी का कार्बोकैटाइन बहुत ही कम स्टेबल है। यहाँ पे एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, क्या होते हैं, और जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जस्ट इमेजिन कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसका OH इलेक्ट्रॉन ले गया है, तो मिथाइल 3 जगहों से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसको 2 जगहों से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन एक जगह से इससे इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है, कम स्टेबल होगा। और इसके इलेक्ट्रॉन छिन गए हैं और हाइड्रोजन मजीद इससे इलेक्ट्रॉन छिन रहे हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पे उलट केस है, ये एनाइन है, ये एनाइन बड़ा स्टेबल है, ये एनाइन है, ये बड़ा स्टेबल एनाइन है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अच्छा बॉन्ड बनेगा, ये स्टेबल एनाइन होगा, ये लीस्ट स्टेबल एनाइन होगा, ये वाला टर्शियरी अल्कोहल वाला। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एक्टिव होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो वी आर विद एथेनॉल, आपके पास है CH3CH2OH, इसके ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। आप इसका रिएक्शन करा सकते हो अमोनियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड, तो तब ये वाला OH रिमूव हो जाएगा। वी हैव इथाइल एमीन विद वाटर। और अगर आप इसका रिएक्शन कराओ विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो तब ये बनाएगा इथाइल क्लोराइड along with phosphorus oxychloride and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर आप इसका रिएक्शन कराओ विद PCl5 PCl3, तो तब इसके 3 मॉलिक्यूल होने चाहिए, तब 3 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये बनाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड होता है H3PO3 और फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। एंड सिमिलरली अगर आप इसका रिएक्शन कराओ विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक ऑयली लेयर बनाएगा
that is also going to be called as Lucas test. And the most important is कि आप जब इसका रिएक्शन कराओगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो इट विल फॉर्म इथाइल क्लोराइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, और ये वोलेटाइल होती हैं, ये निकल जाएंगे. द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड along with pyridine. pyridine जो है ये मेललेसनेस प्रोड्यूस करता है. इट इज वेरी डेंजरस फॉर द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. इससे स्पर्म की प्रोडक्शन बड़ी कम हो जाती है. सो दैट इज वेरी डेंजरस.